हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा निश्चित समाकलन की, क्योंकि जितना भी आपने अनिश्चित समाकलन पढ़ा 7.7 प्रश्नावली तक वो सब आपने कंप्लीट पढ़ लिया है अनिश्चित समाकलन। लेकिन अब जो शुरुआत होगी यानी प्रश्नावली 7.8 से वो होगी निश्चित समाकलन की, और उसमें भी पहले आपको देखिए पढ़ना पड़ेगा निश्चित समाकलन, लेकिन योगफल की सीमा के रूप में, जिसे हम एक तरह से ही कह सकते हैं जैसे आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ते थे अवकलन प्रथम सिद्धांत में किस तरीके से होता है, प्रथम सिद्धांत के सूत्र से। यही चीज अब आप निश्चित समाकलन में पढ़ेंगे योगफल की सीमा के रूप में। तो देखिए ये निश्चित समाकलन आपने फिजिक्स में भी कई डेरिवेशंस में यूज किया होगा, भले ही आपने देखिए पढ़ा, अब ये देखिए मैथ में पहली बार पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स के डेरिवेशन में कई बार आया होगा। मान लीजिए कोई फलन है fx, उसका समाकलन हम करते हैं x के सापेक्ष। वो आप लोग अभी तक सीख चुके हैं 7.7 प्रश्नावली तक, काफी तरीके के समाकलन आपने किए। कोई भी फलन हो उसका समाकलन हम करेंगे x के सापेक्ष, जो भी उसका उत्तर आता है x के पदों में ही आता है, लिख देते हैं, प्लस c भी लगाते हैं आगे, क्योंकि वो अनिश्चित समाकलन होता है। लेकिन अगर इसी समाकलन में हम ये देखिए सीमाएं लगा दें कुछ, जैसे यहां पे मैंने a लिख रखा है और ये कितना लिख रखा है b, ये x के मान है। ये x के ही क्यों है? क्योंकि देखिए जो समाकलन हम फलन का कर रहे हैं, समाकलन वो fx का समाकलन, वो भी किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो जो भी यहां चर होता है ये उसके मान होते हैं। अगर यहां ft dt होता तो वो t के मान कहलाती। अब ये x के मान है, यानी x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। तो इस फलन का अगर हम समाकलन कर दें, लेकिन किस किस के बीच में, x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक, तो एक संख्यात्मक मान निकल के आएगा, यानी आंशिक मान। वो जो उत्तर आपका निकल के आएगा वो होता है निश्चित समाकलन। या देखिए मैं आपको समझाता हूं, यहां पे मान लीजिए ये a से लेके b तक फलन है आपका fx। अगर हम इसका समाकलन करें, मान लीजिए इसका समाकलन वो fx है, कैपिटल fx मैंने मान लिया, कोई ना कोई फलन तो ये भी होगा। मान लीजिए फलन fx है, इसका समाकलन है fx। अब मैं अगर इस पे लिमिट लगाता हूं, क्योंकि समाकलन तो हम कर चुके हैं, ये लिमिट जो दे रखी थी, यानी x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक, मैं इसमें ये मान रख देता हूं x की जगह, यानी क्या आता है fb माइनस fe। तो ये एक आंशिक मान निकल के आएगा, यानी कि एक संख्यात्मक मान, चाहे वो प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे जीरो हो। ये जो उत्तर निकल के आएगा ये कहलाएगा इस फलन का निश्चित समाकलन, x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक। ये चीज आपको ऐसे ही करनी है निश्चित समाकलन में, लेकिन कौन सी प्रश्नावली से? 7.9 से, 7.8 में नहीं। 7.9 से तो आपको ये करना है, जो भी फलन दे रखा हो आपको उसका समाकलन करना है, फिर उसमें लिमिट के मान रख देंगे। ये देखिए ये तो होती है निम्न सीमा, यानी कि लोअर लिमिट, और ये होती है उच्च सीमा, यानी कि अपर लिमिट। निम्न सीमा हमेशा कम होती है, उच्च सीमा हमेशा ज्यादा होती है, यानी लोअर लिमिट हमेशा कम होती है, अपर लिमिट हमेशा ज्यादा होती है। तो पहले आप हमेशा अपर लिमिट ही रखेंगे, माइनस फिर रखेंगे लोअर लिमिट। ये सॉल्व करके जो उत्तर आएगा वो आपका होता है इस फलन का समाकलन x के सापेक्ष, लेकिन वो x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक, वो निश्चित समाकलन होगा। वो चीज मैंने ऊपर लिखी भी है, फलन fx का x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक निश्चित समाकलन कहलाता है। इसका मान हम निकालेंगे ऐसे, ये तो मैंने आपको बता दिया, 7.9 में बताता वैसे ही बात मैंने आपको पहले ही बता दी। लेकिन अब आप ये सोचेंगे जो आंशिक मान है, यानी कि संख्यात्मक मान जो निकल के आएगा, ये क्या प्रदर्शित करेगा?
इससे हमें क्या आंसर पता लगा, यानी कोई भी मान लो 10 आता है, 15, 20, तो ये क्या चीज है, वो चीज देखिए मैं आप बता रहा हूं, ये आपको 7.8 में यूज नहीं करना है। चलिए अब वो देखते हैं कि ये जो संख्यात्मक मान ये निकल के आएगा ये किस चीज को प्रदर्शित करेगा। मैं आपसे ये बात कहता हूं, देखिए x इज इक्वल टू के, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है। x इज इक्वल टू के, ये एक सरल रेखा होती है y अक्ष के समांतर, आपने 11th क्लास में पढ़ा। अब यहां पे x इज इक्वल टू कितना है, a, मैंने x इज इक्वल टू a ये माना, तो ये जो रेखा होगी देखिए वो ये होगी y अक्ष के समांतर, ये है x इज इक्वल टू a रेखा। और जो x इज इक्वल टू b रेखा है, तो b मैंने ये मान लिया क्योंकि b अपर लिमिट है, b का मान ज्यादा है, b बड़ा है a से, इसलिए b दाई तरफ ही होगा। x इज इक्वल टू b, वो मैंने ये रेखा मानी क्योंकि ये भी y अक्ष के समांतर ही ये है। तो ये देखिए मैंने आपको दोनों रेखाएं बनाई, x इज इक्वल टू a, वो ये रेखा हो गई y अक्ष के समांतर, x इज इक्वल टू b, वो ये वाली रेखा हो गई। ये जो वक्र है ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ, क्योंकि वक्र है तो वक्र का ग्राफ तो वक्र के रूप में ही होगा, ये मैंने वक्र का ग्राफ माना। और ये है देखिए x अक्ष। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इसका मान जो निकल के आएगा निश्चित समाकलन का, यानी एफ बी माइनस एफ ए जो मैंने अभी यहां लिखा था वो संख्यात्मक मान, वो क्या प्रदर्शित करेगा। अब देखिए वो मैं आपको चित्र से बता रहा हूं, ये जो संख्यात्मक मान प्रदर्शित करेगा वो प्रदर्शित करेगा इस क्षेत्रफल को। कौन सा क्षेत्रफल, जो किन किन चीजों से घिरा हुआ है, x इज इक्वल टू ए रेखा यानी कि ये रेखा, x इज इक्वल टू बी रेखा यानी कि वो ये, वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स यानी कि ये, और एक x अक्ष। इसका मतलब दोबारा बताता हूं, देखिए इन रेखाओं के बीच वक्र द्वारा x अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल, इन रेखाओं के बीच, रेखाएं कौन सी, यानी x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, इन्हें हम कोटियां भी कह देती हैं। तो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी कोटियों से घिरा क्षेत्रफल, लेकिन किसके द्वारा, वक्र द्वारा x अक्ष पर। ये जो क्षेत्रफल है पूरा, ये प्रदर्शित करता है इस समाकलन को। ये जो मैंने आपको दिखा रखा है ये क्षेत्रफल, ये इसे प्रदर्शित करता है। और ये चीज आपको पढ़नी है किसमें, देखिए अगले चैप्टर में 8 में, मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी। यानी जब हम इसका मान निकालते हैं तो ये इस क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं ये किस चीज का क्षेत्रफल, यानी किस तरीके से होता है। मान लीजिए ये क्षेत्रफल पूरा, इसमें मैंने एक आयत प्रदर्शित किया, जिसकी ये जो चौड़ाई है ये मैंने dx मानी है, क्योंकि dx बहुत एक सूक्ष्म लंबाई होती है। तो ये जो चौड़ाई है आयत की ये बहुत सूक्ष्म है, इसे मैंने dx माना। अब बात रही लंबाई की, देखिए ये जो आयत का मध्य बिंदु, देखिए मैं चलिए क्योंकि बहुत सूक्ष्म है तो मैं ये मानता हुआ चल रहा हूं ये जो आयत की चौड़ाई है ये बहुत अगर सूक्ष्म है, तो ये जो बिंदु है जिसके निर्देशांक मैंने मान लिए x, y, ये जो इसका मतलब क्या है, चलिए पहले ये बता देता हूं। ये जो बिंदु है x, y, इसमें ये वाली लंबाई तो देखिए x हो गई और ये लंबाई कितनी हो गई, y। देखिए ये वाली लंबाई तो x हो गई और ये कितनी हो गई, y, तभी तो इसके निर्देशांक है x, y। अब आप लोग ये सोचेंगे ये जो बिंदु मैंने माना ये थोड़ा सा देखिए आपको अंतर लगेगा, यानी ये आयत की ये वाली लंबाई और इस आयत की ये वाली लंबाई, इसमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये वक्र जो है ये बिल्कुल समांतर नहीं है x अक्ष की। लेकिन मैं आपसे फिर ये बात कहता हूं, ये जो आयत है इसकी चौड़ाई बहुत सूक्ष्म है, इसकी चौड़ाई बहुत सूक्ष्म है। इसका मतलब क्या है, आयत की जो ये लंबाई है और आयत की ये वाली लंबाई, इसमें कोई डिफरेंस हम नहीं मानेंगे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत सूक्ष्म है। यानी ये जो लंबाई है अब वो मैं किसके इक्वल मान सकता हूं, अगर ये बिंदु के निर्देशांक देखिए x, y हैं, यानी ये दूरी तो x है और ये कितनी है y, तो ये आयत की लंबाई को हम y मान सकते हैं।
ये जो आयत की लंबाई है ये कितनी है, y। अब मैं आपसे कहता हूं इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी लंबाई देखिए कितनी है, y, और चौड़ाई कितनी है, dx। तो ये तो एक आयत का क्षेत्रफल हुआ, y इंटू dx। अब ऐसे देखिए यहां से जितने भी आयत बनेंगे बहुत सूक्ष्म, उन सबके क्षेत्रफलों का योगफल, उन सबके क्षेत्रफलों का योगफल वो होगा देखिए पूरा क्षेत्रफल। ये देखिए जितने भी आयत बनेंगे कहां से, यहां से स्टार्ट होंगे वो, और वो एंड तक होंगे। तो इन सारे आयतों के क्षेत्रफलों का योगफल वो होगा देखिए पूरा क्षेत्रफल। अब मैंने एक आयत का क्षेत्रफल तो लिख दिया y इंटू dx। अब ऐसे सारे आयतों के क्षेत्रफलों का योगफल, वो भी कहां से कहां तक, a से लेकर कहां तक, b तक। वही चीज देखिए मैंने आपको ये बात बताई थी, एक आयत का क्षेत्रफल वो तो ये है, और a से लेके b तक अगर हम इसका समाकलन कर दें तो ये हो गया सारे आयतों के क्षेत्रफलों का योगफल। और y, अब आप सोचेंगे y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू कितना है, fx। यानी लिमिट a से लेकर कहां तक, b तक, fx dx। तो यही चीज तो मैं बता रहा था अभी, ये जो प्रदर्शित करता है ये किसे करता है, इस पूरे क्षेत्रफल को। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल, लेकिन a से लेकर b तक जितने भी आयत बने उन सबके क्षेत्रफलों का योगफल वो तब आएगा जब हम इसका समाकलन कर देंगे। वही चीज देखिए ये है, यानी ये जो आपका संख्यात्मक मान निकल के आएगा ये वक्र द्वारा x अक्ष पर बना क्षेत्रफल, और किन कोटियों के बीच, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक, ये सारे क्षेत्रफलों का योगफल वही देखिए निश्चित समाकलन होता है। यानी ये पूरा जो क्षेत्रफल प्रदर्शित होगा वो इस समाकल से प्रदर्शित होगा। अब आपको तो ये देखना है, ये जो मैंने देखिए लिखा इसका मान, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे पूरी लाइन, इसका मान वक्र y इज इक्वल टू fx द्वारा कोटियों x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, इसका मान वक्र y इज इक्वल टू fx द्वारा कोटियों x इज इक्वल टू a तथा x इज इक्वल टू b के मध्य x अक्ष पर बने क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। यही चीज देखिए मैंने अब लिखी, पहले मैंने अधूरा छोड़ दिया था, अब मैंने ये बात बता दी। वक्र y इज इक्वल टू fx द्वारा कोटियों x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b के मध्य x अक्ष पर बने क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। ये तो देखिए मैंने बात बताई, ये पूरा क्षेत्रफल निश्चित समाकलन यानी इसको प्रदर्शित करेगा। अब देखिए योगफल की सीमा के रूप में हमें समाकलन पढ़ना है, वो किस तरीके से पढ़ना है, चलिए वो मैं अब आपको बता रहा हूं। उसके लिए देखिए मैं एक काम करता हूं, ये a से लेके b तक ये जो पूरी लंबाई है इसे मैं विभाजित करता हूं n भागों में। a से लेके जो b तक की लंबाई है इसे मैं विभाजित कर रहा हूं n भागों में। एक भाग की लंबाई h है, मैं देखिए चलिए आपको यहां प्रदर्शित करके दिखाता हूं। मान लीजिए ये आपका पहला भाग, ये जो है देखिए ये भाग ये h लंबाई का है। फिर इससे अगला दूसरा भाग ये भी h लंबाई का है। फिर तीसरा भाग ये भी h लंबाई का है। फिर चौथा भाग
ये भी h लंबाई का है, और ऐसे ही सो ऑन टू में यहां करके ये लास्ट में जो भाग है ये nवां भाग है, ये भी h लंबाई का है। यानी टोटल h लंबाई के n भाग हैं। ध्यान रखें ये जो a से लेके b तक की लंबाई है यानी ये पूरी, ये चलिए मैं यहां लिख देता हूं। अब ये कितनी है चलिए पहले ये भी देखता हूं। ये तो देखिए a है लंबाई और ये पूरी है b, तो ये कितनी बची b माइनस a। ये है देखिए पूरी लंबाई। ये पूरी लंबाई को मैंने n भागों में विभाजित किया। एक भाग की लंबाई h है, तो n भागों की लंबाई कितनी हो गई nh। चलिए मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं। एक भाग की लंबाई अगर h है तो n भागों की लंबाई वो हो गई nh। यानी टोटल ये n भागों की जो लंबाई है वो nh के इक्वल है, लेकिन ये टोटल n भागों की जो लंबाई है वो किसके इक्वल है b माइनस e, और वो है किसकी nh के इक्वल। यानी b माइनस ए इज इक्वल टू कितना nh। तो h की वैल्यू कितनी हो गई चलिए मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूं, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। ये एक भाग की लंबाई है, पूरी लंबाई बटे भागों की संख्या, एक भाग की लंबाई। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा ही क्यों किया। चलिए ये मान लीजिए देखिए पहला आयत है और h लंबाई भी बहुत सूक्ष्म है। अब मैं पहले आयत का क्षेत्रफल निकालता हूं। चलिए मैं यहां लिख देता हूं प्रथम आयत का क्षेत्रफल। कितना होगा, आयत की चौड़ाई तो है h, आयत की लंबाई कितनी है यानी कि ये लंबाई। अब आप लोग सोचेंगे ये लंबाई कहां से आएगी। ये देखिए सामने बोर्ड पे जो लिखा है मैं वहीं से आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ये देखिए यहां पे x की लंबाई a है, x का मान कितना है a, ये है y का मान। ये देखिए x का मान a है और ये किसका मान है y का। तो अगर x का मान a है तो y का मान कितना हो गया fa। यानी ये जो लंबाई है ये fa के इक्वल है, क्योंकि y होती है और y इज इक्वल टू कितना है fx। x का मान मैंने a रख दिया तो ये कितना हो गया fa। तो ये जो पहले आयत का क्षेत्रफल हुआ fa यानी लंबाई गुणा चौड़ाई h, वो h इंटू fa हुआ। पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखते हैं दूसरे आयत का क्षेत्रफल। चलिए मैं इस तरह से लिख देता हूं, दूसरे आयत की चौड़ाई h है, लेकिन दूसरे आयत की लंबाई वो देखिए ये है। अब आप लोग सोचेंगे यहां पे x का मान a था तो यहां पे x का मान कितना है। अगर ये h है और ये a है तो टोटल कितना हो गया a प्लस h। देखिए a और प्लस h, तो ये a प्लस h हुआ यहां पे x का मान। अगर यहां पे x का मान है a प्लस h तो y का मान कितना हो गया f a प्लस h। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई यानी f a प्लस h गुणा चौड़ाई यानी कि h। कोई टिपिकल काम नहीं था, बहुत सिंपल था। अब देखिए तीसरे आयत का क्षेत्रफल, ये कितना आता है। देखिए तीसरा आयत वो ये है जिसके लिए लंबाई ये हुई और ये है चौड़ाई। चौड़ाई को हमने h ही माना है। बात रही लंबाई की, देखिए यहां पे अब वही बात आएगी, यहां x का मान कितना है, a तो यही था, ये h, फिर इसमें एक h और जुड़ गया तो ये a प्लस 2h हो गया। कितना हो गया a प्लस 2h। इसका मतलब इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई यानी कि f a प्लस 2h गुणा चौड़ाई यानी कि h। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं चौथे आयत का क्षेत्रफल,
अब देखिए शायद मुझे चित्र की तरफ भी ना देखना पड़े। देखिए दूसरे आयत में h का गुणांक 1 है, यानी जिस आयत का नंबर है उसके साथ एक संख्या कम आ रही है। तीसरा आयत, लेकिन यहां देखिए 2 आ रहा है। अब अगर चौथा आयत, तो यहां पे कितना आएगा 3। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, यहां देखिए ये a प्लस 3h हो गया। a प्लस एच प्लस एच प्लस एच कितना हो गया a प्लस 3h। यानी जिस आयत का भी नंबर लिखा है यहां पे h का गुणांक उससे एक कम है। देखिए यहां पे चौथा है, गुणांक एक कम हो गया 3। अब मैं आपसे अगर ये बात कहूं इसी तरीके से, अगर हम निकालें nवें आयत का क्षेत्रफल, यानी लास्ट वाला आयत, क्या आएगा? वो जो नंबर यहां पे लिखा है उसका गुणांक एक कम होगा, यानी h इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1h, क्योंकि जो भी गुणांक था उससे एक कम आएगा यहां पे। ये सारे आयतों का क्षेत्रफल हुआ। अब अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ये पूरा क्षेत्रफल प्रदर्शित होगा। चलिए मैं बताता हूं कैसे। देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल h इंटू एफ ए प्लस h इंटू एफ ए प्लस एच, और सबको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए वो सब में h तो कॉमन आएगा ही आएगा। चलिए वो मैंने इसी स्टेप में कर दिया, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन टू एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ये सारे आयतों का क्षेत्रफल हुआ, और सारे आयतों का जो क्षेत्रफल होगा वही पूरा क्षेत्रफल हुआ ये। और वही क्या प्रदर्शित करता है? ये आपका निश्चित समाकलन, यानी कि लिमिट a से लेके b तक fx dx। लेकिन अब इसमें एक बात आती है, आप लोग ये सोचेंगे ये आयत, इसकी लंबाई और इस आयत की लंबाई, इसमें डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे x का मान a है, यहां पे कितना है a प्लस एच। ये तभी इक्वल होंगी जब ये h जो है ये h टेंड्स टू 0 हो जाए, यानी h बहुत सूक्ष्म राशि होनी चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं h टेंड्स टू 0, जो कि आपने लिमिट में पढ़ा है, यानी 0 के बहुत नजदीक। ये बहुत सूक्ष्म राशि होती है, जैसे dx में कहता हूं। ये तभी पॉसिबल है जब आयत की लंबाई इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, यानी h टेंड्स टू कितना हो जाए 0। और अगर h टेंड्स टू 0 होगा तो ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, क्योंकि किसी के बटे में इनफाइनाइट है तभी वो 0 हो सकता है। यानी ये जो भाग थे n, इनकी संख्या अनंत हो जाए, इन्हें हमने अनंत भागों में डिवाइड किया, तो ये जो एक भाग की लंबाई है वो 0 के अप्रोच करती है, यानी 0 की तरफ अग्रसर है, यानी बहुत सूक्ष्म लंबाई है। इसका मतलब क्या है? ये जो सूत्र मैंने लिखा केवल इतना ही नहीं छोड़ेंगे, यहां पे एक चीज और आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर है देखिए, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन टू एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ये है निश्चित समाकलन का सूत्र, जो कि ये कहलाता है किसका सूत्र? योगफल की सीमा के रूप में। ये देखिए योगफल ही है सारे, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, जो आपको पढ़ना कौन सी प्रश्नावली में है? 7.8 में। तब आपको यह पढ़ना है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। लेकिन अब देखिए मैं एक चीज और लिखवाता हूं आपको इसी प्रश्नावली में ही, मैं नीचे लिख देता हूं। कुछ सूत्र आपने पढ़ रखे हैं 11th क्लास में श्रेणी वाले चैप्टर में, कुछ श्रेणी आपने पढ़ी है, जैसे मैं चलिए आपके सामने लिखता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू n तक। इस पूरी श्रेणी का योगफल n प्लस 1/2 होता है, इसे सिग्मा n भी कहते हैं, और जिसका मान क्या होता है? n प्लस 1/2। अब मैं अगर आपसे ये बात कहता हूं, इसका अगर आपको योगफल निकालना हो n-1 तक,
1 से लेके n-1 तक की संख्याओं का योगफल। तो देखिए पहले मैं आपको सूत्र लिख के दिखा रहा हूं जो आपने पढ़ा, 1 से लेके n तक की संख्याओं का योगफल, वो ये पढ़ाया आपने। हमें कहां से कहां तक निकालना है? 1 से लेके n-1 तक की संख्याओं का योगफल। तो मुझे इस सूत्र में n का मान n-1 रखना पड़ेगा। और वो क्या निकल के आएगा उत्तर? n-1, n-1 + 1, तो वो n ही रह गया। वो सूत्र देखिए ये बन गया n-1/2। ये आपका देखिए पहला सूत्र है जो प्रश्नावली में यूज होगा। 1 से लेके n-1 तक ही होगा यूज, n तक नहीं होगा, इसलिए मुझे अलग लिख के दिखाना पड़ा। अब देखिए आपने 11th में यह भी पढ़ा है, इनके वर्गों का योगफल, एक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n स्क्वायर। और वो n स्क्वायर तक आपने पढ़ा है, और वो मैं चलिए इधर लिखता हूं क्या होता है, n+1 2n+1 बटे 6। लेकिन अब आपको पढ़ना है n तक, देखिए होगा ही नहीं आपके क्वेश्चन में, n-1 का होल स्क्वायर, इसका पढ़ना है आपको। यानी इस सूत्र में मुझे n की जगह क्या रखना है, n-1। तो ये तो n-1 ही हो गया, n-1 + 1 ये n रह जाएगा, और 2 × n-1 + 1 तो ये आएगा 2n-1। तो आपका सूत्र देखिए ये बन गया n-1 2n-1 बटे 6। यह आपका दूसरा सूत्र हुआ जो प्रश्नावली में यूज होगा। अब आता है आपका तीसरा सूत्र, वो देखिए आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रखी है, 1 + e की पावर, चलिए मैं लिख देता हूं kh प्लस e की पावर 2kh प्लस सो ऑन टू, क्योंकि जब e की पावर x के क्वेश्चन होंगे उसमें इसी तरीके की श्रेणी बनेगी, 2kh और e की पावर 2 e की पावर n-1 kh, मतलब 1kh 2kh 3kh और सो ऑन टू n-1 तक ही होगा, e की पावर k कोई भी संख्या हो सकती है। ये देखिए गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी का भी आपने सूत्र पढ़ रखा है। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, इसके n पदों का योगफल, वो देखिए आपने ये पढ़ रखा है, a r की पावर n-1 बटे r-1। a प्रथम पद होता है, r होता है सार्वनुपात। तो देखिए a तो प्रथम पद है, एक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, इसकी शुरुआत हमेशा 1 से ही होगी आपके क्वेश्चन में। r कितना हो गया, सार्वनुपात, दूसरा पद बटे पहला पद, या तीसरा पद बटे दूसरा पद, तो वो e की पावर kh ही आएगी। वो देखिए मैं चलिए यहां लिखता हूं, r यानी e की पावर kh की पावर n, चलिए मैं 6 ऊपर लिख देता हूं, r की पावर n-1 बटे r-1, r की पावर n-1 बटे r-1। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ n क्यों आया, n-1 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये देखिए पदों की संख्या ये 1 से स्टार्ट है, ये इसे मिला के n पद है, यहां से है देखिए n-1, इसे अगर मैं ऐड कर लूं तो ये टोटल पदों की संख्या कितनी है, n। ये इसलिए आया ये r की पावर n-1 बटे r-1। ये देखिए हो गया, और ये सूत्र हुआ सूत्र नंबर 3। इसमें देखिए एक बात और ध्यान रखें, चलिए वो मैं बाद में बताऊंगा, सीमाओं वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखी है वो बात, क्योंकि जब इसमें यूज होगी तब वो सीमाओं वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। ये देखिए मैंने आपको बता दिया निश्चित समाकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट, योगफल की सीमा के रूप में। अब जो इसकी प्रश्नावली होगी यानी 7.8, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।